तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द प्रेशर बेल्ट, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एसोसिएटेड फैक्टर्स, दियर ज्योग्राफिकल लोकेशन। इतनी मेहनत हमने क्यों की वायुदाब पेटियों को पढ़ने के लिए? तो अगर ये अर्थ सरफेस है तो हमने इस अर्थ सरफेस पर कई वायुदाब पेटियों की बात की, जैसे यहां पोलर हाई प्रेशर, यहां सब पोलर, यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और यहां पर ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक इसी तरीके से यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दक्षिणी गोलार्ध में भी, यहां सब पोलर लो प्रेशर, एंड दिस इज पोलर हाई। यहां प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर कहां होते हैं इतना हम लोग जानते हैं, ये रहा। तो मान लो यहां हाई प्रेशर है, इस कोने पर ये पोलर जोन है, कोई भी पोलर जोन मान लीजिए, सपोज दैट नॉर्थ पोलर जोन है ये। यहां ये वायु बैठी हुई है ठंडी और शांत होकर। यहां सब पोलर है, तो सब पोलर में यहां जो वायु है वो कम है, तो ये क्या हो गया? हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर। अब यहां की वायु चाहेगी कि हम मूव कर जाएं ऐसे। अब अगर यहां से वायु लो प्रेशर क्यों है? इट मींस ये ऊपर गई होगी। यहां हाई क्यों है? ऊपर से नीचे आई होगी। तो यहां लो हो गया क्योंकि ऊपर हाई हो गया था, यहां हाई है नीचे तो ऊपर लो है, तो यहां भी एक विंड चल रही होगी। तो टॉपिक क्या है आज का हम लोगों का? पवन। विंड। विंड किसे कहते हैं? ये है विंड, ये है विंड। यानी इस पूरे गोले में जो हमने गोला बनाया, वायु इधर बैठी, फिर यहां गई, फिर उठी, ऐसे। तो क्षोभ मंडल पर जो वायु का जो परिसंचरण है वो छोटे या बड़े चक्रों के रूप में होता रहता है। लिख ले, क्षोभ मंडल में वायु का परिसंचरण चक्रों के रूप में होता रहता है। ये गई वायु, ऊपर गई, ये चली, फिर नीचे आई। तो ये लाइन हमने खींच दी। दिस इज व्हाट अर्थ सरफेस। This is what tropopause. ट्रोपोपॉस। तो ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ सीमा के नीचे क्षोभ मंडल। ये चक्रों के रूप में चलता रहता है। ये वायु का अपवार्ड मूवमेंट है। ये वायु ऊपर उठ रही है,
यहां वायु नीचे आ रही है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब देखा जाए तो ये अपवर्ड मूवमेंट है, नीचे से ऊपर गए, तो साइंस वाले कहेंगे वर्टिकल मूवमेंट है। ऊर्ध्वाधर गति है, इसे भी डाउनवर्ड को भी ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल मूवमेंट। तब इसमें पवन कौन सी है, तो बड़ी आसानी से डिफाइन हो जाएगा कि इन चक्रों में जो क्षैतिज है, जो हॉरिजेंटल है, वो विंड है, ये पवन है। दिस इज द विंड, दिस इज द विंड। तो हर चक्र में दो विंड होते हैं, एक निचली और एक ऊपरी। तो विंड क्या होती है, वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर is called wind। ये विंड है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। अब जहां से वायु ऊपर जाती है वहां क्या होते हैं, लो प्रेशर, और जहां वायु ऊपर से नीचे आती है वहां क्या होते हैं, हाई प्रेशर। अब ये इनके बीच कोई दूरी होगी डी। अब ये डायग्राम काम आएगा। तो हमें जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो पवनों का जो प्रवाह होता है वो दाब प्रवणता के कारण होता है। पवन प्रवाह दाब प्रवणता के कारण होता है। विंड्स मूव या विंड मूव्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। अब बात आती है कि दाब प्रवणता क्या है, व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट। तो बताया जाता है कि दाबांतर बटे दूरी। दाबांतर क्या हुआ, एक जगह हाई प्रेशर होगा, दूसरी जगह लो प्रेशर होगा, और उन दोनों स्थानों के बीच की डिस्टेंस। तो व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट, द रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंस। हाई प्रेशर में से लो प्रेशर घटा देंगे, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। प्रेशर डिफरेंस एंड डिस्टेंस between the two places
is known as प्रेशर ग्रेडियंट, उसको पी ग्रेड यानी प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। तो दो स्थानों के बीच उपस्थित दाबांतर तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात को, डेल्टा पी क्या है? दाबांतर, दूरी के अनुपात को दाब प्रवणता कहा जाता है। The pressure difference and the distance between the two places known as the pressure gradient। अब हमने अगर gradient शब्द सीखा तो कहीं भी जितनी दूरी से अगर हम किसी चीज को बांट देंगे तो कहा जाएगा इकाई दूरी। 100 किलोमीटर पर इतना, 50 पर इतना डिफरेंस, उससे बांट दिया। तो अगर ये कह दिया जाए कोई भी चीज जो वेरी करती है, बदलती है, अगर हम उसके विचलन को प्रति इकाई दूरी पर व्यक्त कर दें, जैसे दाब बदलता है तो प्रति इकाई दूरी पर व्यक्त कर दें तो प्रेशर ग्रेडियंट, ताप बदलता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, सागर में सैलिनिटी बदलती है तो सैलिनिटी ग्रेडियंट। फिजिक्स में पढ़ने गए, दो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वोल्टेज हैं तो वोल्टेज डिफरेंस बटे दूरी, दैट इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो प्रवणता शब्द कहीं भी अगर आता है तो ये एक साइंटिफिक शब्द है जिसमें किसी भी परिवर्तन को प्रति इकाई दूरी पर मापा जाएगा। तो अगर दो अलग अलग स्थानों के बीच कोई दूरी है और उनमें तापमान का हमने अंतर लिया, एक जगह हमने कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह 10 है, बीच में 100 किलोमीटर का अंतर है, तो हम कहेंगे 20 माइनस 10 बटे 100, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 किलोमीटर, ये हमने कहा। तो हमने कहा कि ज्यादा बड़ी इकाई हो गई तो 100 किलोमीटर को बजाय 1 किलोमीटर ले लेंगे, तो हम कहेंगे 0.1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर बदलता है। तो इस हिसाब से हमको कुछ समझने बूझने में ये काम आता है। और जितने भी ग्रेडियंट होते हैं सारी प्रवणताएं बल होती है। All the gradients are the forces in the meteorology and climatology। तो मौसम विज्ञान और इन सब में हम प्रवणताओं को बल के रूप में लिखेंगे, यानी पवनों को चलाने के लिए जो उत्तरदायी बल है वो दाब प्रवणता है। लिख लें, प्रेशर ग्रेडियंट इज द फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट इज द फोर्स responsible for wind movement। ये दाब प्रवणता पवन प्रवाह के लिए या पवन की गति के लिए उत्तरदायी बल है। इसी के कारण पवनें चलती हैं। उत्तरदायी बल है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर विंड मूवमेंट। तो अगर हमने कहा एक जगह पर यहां हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर और इनके बीच का डिफरेंस हमने कह दिया इट इज 100 किलोमीटर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर
बिंदुओं के बीच का डिफरेंस 100 किलोमीटर। सपोज दैट हियर इज द प्रेशर ग्रेडियंट 1020 मिली बार, ये हम आपको पढ़ा चुके, बार बार का 1000वां भाग मिली बार, और यहां हमने कह दिया सपोज दैट इट इज 990 मिली बार। तो अब पीजी कितना हुआ, पीजी मतलब प्रेशर ग्रेडियंट, तो 1020 माइनस 990 डिवाइडेड बाय 100, तो अब ये आया 30 मिली बार पर 100 किलोमीटर। अब पर किलोमीटर अगर कोई व्यक्त करना चाहे तो क्या होगा, .3 मिली बार पर किलोमीटर, जो अच्छा लगे कह सकते हैं, 30 मिली बार पर 100 किलोमीटर या 0.3 मिली बार पर किलोमीटर। दिस इज द फोर्स। अब हमने कहा कि कोई दूसरा स्थान है, यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर के वैल्यू वही हैं 1020 और 990 मिली बार, लेकिन बीच का डिस्टेंस अब 50 किलोमीटर है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यहां जो पवन चल रही थी वो हमने कह दिया विंड नंबर 1 W1 थी, और यहां हमने कह दिया विंड नंबर 2 ये W2 है। अब जब हम पीजी यहां कैलकुलेट करेंगे तो वही 30 मिली बार है डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर है। अब अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 0.6 मिली बार पर किलोमीटर। अब यहां जो विंड 2 है उसके लिए उत्तरदायी प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो अब हम कहेंगे W2 इस पवन W2 पवन की जो चाल है, स्पीड है, वो दोगुनी होगी, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट भी दोगुना है W1 पवन की चाल। So the speed of W2 is greater than W1, simple, because of the high pressure gradient। तो प्रेशर ग्रेडियंट ही पवनों की दिशा और चाल दोनों को तय करता है। दाब प्रवणता एक निश्चित दिशा में होती है, हाई टू लो प्रेशर की ओर एक निश्चित दिशा में होती है। इसका मान पवन की दिशा वही होगी जो प्रेशर ग्रेडियंट की, तथा उसकी चाल दोनों को निर्धारित करता है या तय करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट determines both the
the speed and direction of the wind so direction of PG is from high pressure to low pressure. The direction is direction of pressure gradient from high pressure point to लो प्रेशर पॉइंट ये है। और प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा विंड की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अर्थ अपनी जगह स्टैटिक तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं। जब अर्थ स्थिर नहीं है अर्थात ये गतिशील है तो फिर मतलब ये हुआ कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा और घूर्णन करती हुई पृथ्वी के कारण कोरियालिस फोर्स। अब अगर हम लोग अपने ग्लोब वाले मैप पर आ जाएं, ये ग्लोब बना लिया और ग्लोब पर हमने कहा कि ये यहां पोलर हाई प्रेशर है। दिस इज पोलर हाई प्रेशर और इसके पास में ये यहां सब पोलर लो प्रेशर। तो दिस इज व्हाट हाई प्रेशर, this is what low pressure। अब विंड डायरेक्शन होनी चाहिए ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये विंड डायरेक्शन होनी चाहिए क्योंकि यही पीजी यानी प्रेशर डिफरेंस का डायरेक्शन है, प्रेशर ग्रेडियंट का है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं क्या कि इस अर्थ को इन्फ्लुएंस करता है कौन? रोटेशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण कोरियालिस फोर्स, और कोरियालिस फोर्स डिफ्लेक्टिव फोर्स है। तो वो पवन को या किसी भी वायु को किधर घसीटना चाहेगा, वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे घसीटेगा। या ऐसे घसीटेगा, इसके ये असर होंगे। यानी जो कोरियालिस फोर्स है वो उसका जो प्रवाह है वो क्षैतिज है और प्रेशर ग्रेडियंट का जो प्रवाह है वो वर्टिकल है। यानी कोरियालिस फोर्स CF और PG प्रेशर ग्रेडियंट के बीच 90 डिग्री का कोण है। अब अगर ये 90 डिग्री के कोण हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भूमंडल पर वायुदाब पेटियों की कारण दाबांतर और दाब प्रवणताएं उपस्थित रहती है। तो भूमंडल पर हमने देखा कि एक हाई प्रेशर बेल्ट के पास में लो प्रेशर बेल्ट होती है। तो हाई प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर बेल्ट आर एग्जिस्टिंग इन अल्टरनेटिव पैटर्न एट द ग्लोब। लिखें, भूमंडल पर उच्च वायुदाब पेटी
उच्च वायुदाब पेटी तथा निम्न वायुदाब पेटी एक के बाद एक ऐकिक रूप में पाई जाती है, ऐकिक रूप में उपस्थित है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट exist alternatively, यानी दो लगातार हाई प्रेशर बेल्ट नहीं होंगी और दो लगातार लो प्रेशर बेल्ट नहीं होंगी। एग्जिस्ट अल्टरनेटिवली, जिससे दो वायुदाब पेटियों के बीच दाब प्रवणता पाई जाती है। दाबांतर होगा और बीच की दूरी, दाब प्रवणता पाई जाती है। जब इतना कहा है तो इतना देख भी लें। मान लो ये नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, उत्तरी ध्रुव की पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये यहाँ पर ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। तो यहाँ हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट ये होगा। अब हमने कहा यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इतना हिंदी आप कर सकते हैं। तो जो यहां पर जो होगा ये हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट ये होगा। यहाँ हाई प्रेशर था तो यहाँ लो प्रेशर है, यानी पोल की ओर से भी प्रेशर ग्रेडियंट सब पोलर की ओर काम करता है और सब ट्रॉपिकल की ओर से भी प्रेशर ग्रेडियंट सब पोलर की ओर काम करता है। तो हाई प्रेशर के बाद क्या मिला हमें, लो प्रेशर, और लो प्रेशर के बाद मिला हाई प्रेशर। कभी भी लो प्रेशर लगातार नहीं होंगे या हाई प्रेशर भी लगातार नहीं होंगे। अब इसके बाद हमने कहा ये रहा, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। अब जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो यहां ये होगा। ऐसे ही अगर हम सदर्न हेमीस्फीयर में चले जाएं तो यहां ये सब ट्रॉपिकल होगा। इक्वेटर के एक और क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दक्षिणी, तो यहां जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो ये होगा। ऐसे ही अगर हम यहां आ जाएं तो ये सब पोलर होगा। अब जो सब पोलर होगा वो लो प्रेशर होगा, तो अब ये प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। अब सब पोलर से अगर हम चले जाएं तो अब हम दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होगी। तो अब ये हाई प्रेशर तो ये लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट ये हो गया। तो वायुदाब पेटियों के बीच जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो या तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है। तो दो वायुदाब पेटियों के बीच जो दाब प्रवणता है वो रहती है और जिसकी दिशा
अगर हम कहें तो ये उत्तर से दक्षिण है और ये दक्षिण से उत्तर है। तो प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट between two pressure belt either and its direction is either north to south or either north to south और साउथ टू नॉर्थ, ये है। तो प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रेशर बेल्ट, दो वायुदाब पेटियों के बीच दाब प्रवणता पाई जाती है जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब बात आई कोरियालिस फोर्स। तो जो कोरियालिस फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी अर्थ घूमती है ईस्ट टू वेस्ट तो वो घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। तो जब ये स्थिति बनी आगे लिख ले, किंतु घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल की दिशा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व रहती है। बट the direction of Coriolis force at Earth's surface is either east to west or west to east। अब बात क्या हुई? बात ये हुई कि दोनों बलों में, तो अगर हमने कहा कोरियालिस फोर्स ऐसा है, ये CF है और प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा है, ये PG है, या ये कोरियालिस फोर्स है, तो इधर पोलर हाई प्रेशर था उसका ये PG था, इधर से सब ट्रॉपिकल का ये PG है और ये कोरियालिस फोर्स है।
पीजी और कोरियालिस फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी ग्लोब पर दाब प्रवणता और कोरियालिस बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लिख लें। ग्लोब पर कोरियालिस बल एवं दाब प्रवणता एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। ये वर्टिकल हो गए। लिख लें। कोरियालिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट आर वर्टिकल टू ईच अदर। एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो जब मिस्टर फेरल ने इन चीजों को देखा तो उन्होंने कहा चलो लागू करते हैं। तो साइंटिस्ट है तो उन्होंने कहा मान लो ये अर्थ का इक्वेटर है और इस इक्वेटर पर कोई फोर्स या कोई लैटिट्यूड पर ये फोर्स कोरियालिस फोर्स है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और प्रेशर ग्रेडियंट ये है। तो कोरियालिस फोर्स कह रहा है कि आप पूरब या पश्चिम चलिए, पश्चिम से पूरब चलिए, और ये कह रहा है कि आप दक्षिण से उत्तर चलिए, ये पीजी कह रहा है। तो विंड क्या कहेगी? दोनों उसके बॉस हैं, बोथ आर फोर्सेस। विंड कहेगी ठीक है हम ऐसे चलते हैं जिससे कि कोई भी बॉस नाराज ना हो पाए। तो प्रेशर ग्रेडियंट ने कहा था कि आपको ऐसे जाना है, कोरियालिस फोर्स ने कहा इधर आना है, तो इसने टर्न ले लिया। किधर की ओर, किस हाथ पे टर्न ले लिया? राइट हैंड साइड पर। और अगर यही पीजी इधर की ओर होता तब भी वही स्थिति बनती, तो ये फिर टर्न ले लेता इधर, तो कहा जाता कि इसने टर्न इधर ले लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम ये कह दें कि ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है, और ये सदर्न हेमीस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो मिस्टर फेरल इस कंक्लूजन पर आए कि उनका कंक्लूजन ये हुआ कि प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियालिस फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर at the globe pressure gradient and
कोरियोलिस फोर्स are perpendicular to each other at the globe. ग्लोब पर। तो अब क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में विंड अपने राइट हैंड साइड और सदर्न हेमीस्फीयर में विंड अपने लेफ्ट हैंड साइड घूमकर चलती है। सो द winds move in northern hemisphere by turning right hand side and the winds move in southern hemisphere by turning or bending left hand side। यही तो हुआ, देख लो, इधर जाना था तो राइट हैंड साइड, इधर आ रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड। मुख घुमा के देखना तब बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके। तो विंड्स मूव इन, तो इस तरीके से यही फेरल लॉ है। तो फेरल लॉ हमने आपको पढ़ाया क्या है। भूमंडल पर वायु दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। लंबवत रहते हैं तो अब वेक्टर एनालिसिस लग जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर घूमकर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमकर चलती है। तो अब ये हुआ कि अब अक्षांश के अनुसार तापमान बदलना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये पृथ्वी के ऐसे लक्षण हैं जो हमेशा रहेंगे
और इनके कारण जो वायुदाब पेटियां हम लोगों ने पढ़ी भूमंडल पर, वो भी हमेशा रहेंगी। तो उन्हें हम सनातनी वायुदाब पेटियां कहते हैं, परमानेंट प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और परमानेंट प्रेशर बेल्ट के कारण परमानेंट प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियालिस फोर्स है। और इसके कारण जो पवनें चलती हैं उन सबको हम लोग पृथ्वी सतह की प्राथमिक पवनें यानी प्राइमरी विंड्स कहते हैं। यानी सिर्फ हमने दो विशेषताएं धरती की ली हैं। एक तो ये विशेषता कि अक्षांश के अनुरूप तापमान का बदलना और अक्षांश के अनुरूप कोरियालिस फोर्स का बदलना, जिससे हमने परमानेंट प्रेशर बेल्ट की बात की। तो परमानेंट प्रेशर बेल्ट और कोरियालिस फोर्स के कारण जो पवनें चलें, यहाँ पर्वत, सागर, नदी, मैदान से कोई मतलब नहीं होता है। इन्हीं को हम परमानेंट विंड कहते हैं, इन्हीं को हम प्राइमरी विंड्स कहते हैं। यानी हम पूरे ग्रह की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब इन नियमों को जो पालन करे ग्लोब पर, वो प्राथमिक पवनें। इन्हीं नियमों को अगर पालन किया जाए किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, पर्वत, पठार इत्यादि विशेषताओं के साथ, तो द्वितीयक यानी सेकेंडरी पवनें, जैसे हमारा मानसून। और यदि इन नियमों से हमारा कोई मतलब ना हो, सिर्फ स्थानीय विशेषता, ताप के कारण, किसी दाब के कारण कोई पवन चल पड़े, तो तृतीयक पवनें यानी टर्सरी विंड्स होती है। तो हमारी पृथ्वी सतह पर जो विंड्स चलती हैं, उन विंड्स को हम लोगों ने तीन प्रकारों में बांटा है। तो द विंड सर्कुलेटिंग एट द अर्थ सरफेस, दे हैव बीन classified into three groups: primary, secondary and the tertiary. Primary are those winds which only follow the two forces: one, the pressure gradient; second, the Coriolis force. Irrespective of the physiographs, land surface and water surface. जो प्राइमरी पवनें हैं वो केवल दाब प्रवणता और कोरियालिस बल का पालन करती हैं। उन्हें सतह कैसी है, स्थल या जल, इस सब से हमें कोई मतलब नहीं होता है। इन्हीं को हम प्राइमरी विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। और यदि हम वहां भारत का मैप बना दे, उत्तर में तिब्बत और हिमालय दिखा दे, दक्षिण में सागर दिखा दे, और सागर पर लो प्रेशर और हिमालय तिब्बत पर हाई प्रेशर, तो फिर उत्तर दक्षिण दिशा प्रेशर ग्रेडियंट की हो गई, कोरियालिस फोर्स पूर्व पश्चिम हो गया। तो घूम कर चलने वाला नॉर्थ ईस्ट यानी शीतकालीन मानसून, या समर में साउथ वेस्ट मानसून, तो कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट तो लागू हुए, लेकिन रीजनल लेवल पर लागू हुए, क्योंकि मानसून विंड्स पूरी दुनिया में नहीं चलती, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया पर चलती। तो इन्हें हम द्वितीयक पवन कहेंगे। तो मानसून, साइक्लोन आर द सेकेंडरी विंड्स। अब बात आती है कि लू चल रही है, शीतलहर चल रही है, ये मौसमी विशेषताओं के आधार पर ताप दाब विचलन से उत्पन्न होती हैं, और यहां हम फेरल वगैरह के नियम का पालन नहीं करवाते। तो ये कही जाएंगी टर्सरी विंड्स, तृतीयक पवनें। अब हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वो टॉपिक जो अगला है वो क्या है? टॉपिक प्राइमरी विंड्स। तो कुछ लोग इन प्राइमरी यानी प्राथमिक पवनों को, ये प्राथमिक पवनें, ये पढ़ना है। इन्हीं को, चूंकि ये प्लेनेट की विशेषताओं पर हैं, दे आर कॉल्ड प्लेनेटरी विंड्स। तो इन्हें ग्रही पवनें भी कहा जाता है। क्योंकि वायुदाब पेटियां ये हमेशा इस उपस्थित रहती हैं, तो फिर परमानेंट विंड भी कहा जाता है। यानी इन पवनों के तीन नाम हैं।
प्राथमिक पवने कह लें, ग्रही पवने कह लें या सनातनी पवने कह लें. Either we can call them primary winds, planetary winds or permanent winds. अब ये सभी जो विंड्स हैं वो किसके आधार पर चलती हैं? तो दे मूव ऑन द बेसिस ऑफ द फेरल लॉ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्सेट्रा. ये टॉपिक हम लोगों का जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुना होगा पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एक्सेट्रा. ओके एंड थैंक यू.